हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने अपना सीआरपीसी का लेक्चर सेक्शन 40 पे कंक्लूड किया था और आज हम सेक्शन 41 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स सेक्शन 50 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 40 टू सेक्शन 41 टू सेक्शन 50। ये जो चैप्टर है ये one of the most important chapters of criminal procedure code है. It deals with the arrest of persons, कि आप किन situations में किसी person को arrest कर सकते हैं, किन situations में आप without an arrest warrant उनको arrest कर सकते हैं, किन situations में when you send them a summon और आप उनकी presence demand कर रहे हैं कोर्ट में, और किन situation में आप उनको arrest नहीं कर सकते, ये सारा इस chapter में दिया गया है. Now, before we start studying the sections and reading through our bare acts, एक important question है कि हमें किसी भी person को arrest करने की ज़रूरत क्यों है? And the answer of that question is, अगर आप कोई person है जिसकी ज़रूरत है आपको in a trial और किसी specific purpose के लिए आपको उस इंसान की ज़रूरत है, and the presence of that person cannot be guaranteed unless that person is arrested या उसको डिटेन किया जाए, उन सिचुएशन में कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट करें. इफ द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड एक्सेप्ट बाय द अरेस्ट एंड डिटेंशन, द अक्यूज्ड शुड बाय ऑल मीन्स बी अरेस्टेड एंड डिटेन पेंडिंग हिज ट्रायल. जब तक उसका ट्रायल है और जब तक उस पूरे ट्रायल का एक डिसीजन नहीं आ जाता whether he is to be acquitted या आप उसको पनिश करें, तब तक उस पर्सन का इम्पॉर्टेंट है कि वो डिटेंशन में रहे. When the presence of the accused can reasonably ensured otherwise than by his arrest and detention, the law ought not to deprive him of his liberty. अगर अब आपको पता है कि कोई पर्सन है, he will mark his presence before the honorable court, तो उन सिचुएशन में it is not necessary and it is not even important कि आप किसी की लिबर्टी कर्टेल करके उस पर्सन को अरेस्ट करें. अब दो मेजर तरीके होते हैं किसी पर्सन की प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए कोर्ट में. नंबर 1 बाय इशूइंग समन्स एंड नंबर 2 बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन. या तो आप समन्स इशू कर सकते हैं. कोर्ट हम स्पेसिफिकली एक समन्स के बारे में अलग से सेक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं. समन्स कैसे ड्राफ्टेड होंगी, कैसे लिखी जाएंगी, किन से लिखी जाएंगी, कौन सा सिग्नेचर होगा, कौन सी सील होगी, ये सारा हमारे सीआरपीसी में अलग से दिया है. अगर अब आपने समन्स इशू की हैं, उसके बाद इफ द पर्सन शोज अप, देन आपको पता है कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू फ्ली फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द कोर्ट और द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज. या आप किसी बंदे को अरेस्ट एंड डिटेन ही, आपको पता है कि जब तक आप इसको अरेस्ट या डिटेन नहीं करोगे तब तक इस इंसान की प्रेजेंस आप कोर्ट में इंश्योर नहीं करवा सकते. देयर इज ऑफन एन एप्रीहेंशन दैट एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस ऑफेंस. जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने वारंट्स केसेस के बारे में पढ़ा था. एंड वारंट्स केसेस जिसकी जनरली पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ होती है, किसी सीरियस ऑफेंस से अगर वो अक्यूज्ड है, तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया है, तो उसको पता है कि जब तक मेरी ट्रायल ही चलेगी, जब तक विटनेसेस ही रिकॉर्ड होंगे, it will take a year or more than 2 or 3 years it is definitely going to take before that person is even released on a bail. So of course such person, that's why we see that a lot of people abscond और वो भाग जाते हैं after committing a specific crime. तो in such a situation, especially in warrants cases, कभी कभी मैंडेटरी हो जाता है कि आप इन पर्सन्स को अरेस्ट करें. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर code, summons are to be issued to the accused in the first instance. अगर अब लेकिन ये जनरली प्रोसीजर किन केसेस का होता है? समन्स केसेस में, कि अगर आप समन्स इशू करेंगे, ऑफेंस उतना सीरियस है नहीं, तो व्हाट हैपेंस इज जो कोर्ट है वो समन्स ही इशू करती है उस पर्टिकुलर पर्सन को. फॉर अ वारंट्स केस, अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज टू बी इशूड फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन. और अगर वारंट्स केस होगा तो आप वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे. देयर आर सर्टेन केसेस अंडर व्हिच द अक्यूज्ड कैन बी
arrested without the issuance of the arrest warrant. अब कुछ circumstances ऐसे भी हैं हमारे पास जहाँ पे even without the issuance of the arrest warrant a person can be arrested. और वो सेक्शन हमारे CrPC में सेक्शन 41 when पुलिस में अरेस्ट विदाउट अ वारंट दिया गया है. सेक्शन 87 जो है puts forth issuance of a warrant in lieu of or in addition to summons. And also section 204 subsection A or clause A and B state that magistrate can issue summons and warrants in case the matter is a summons case or a warrants case respectively. हमारा जो section 204 है वो बोलता है कि जो magistrate है उसके पास है to issue summons as well as warrants depending on whether the case is a summons case or a warrants case. और जो सेक्शन 87 है वो हमें बताता है किस बारे में, दैट द इशुएंस ऑफ द वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, कि कभी कभी इवन इन एडिशन टू समन्स अ वारंट कैन बी इशूड. देन सेक्शन 204 subsection A, it is stated that the magistrate shall, please, I have even highlighted these words, shall issue summons, and in a warrant's case, the magistrate may issue a warrant, or if he deems fit, a summons. Section 204 subsection A हमें ये बोलता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो एक समन्स केस में इट शैल इशू समन्स, लेकिन एक वारंट्स केस में इसके मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन दी गई है टू आइदर इशू अ समन्स और टू इशू अ वारंट. The magistrate can, under section 87, issue a warrant in lieu of or in addition to the summons in certain cases. Reasons have to be recorded by the magistrate for doing so. अब ये क्यों कर रहे हैं हमारे magistrate साहब? These reasons are to be stated by the magistrate. अब हमारे पास एक question है that what is arrest? Arrest means apprehension of a person by legal authority. आप किसी पर्सन को apprehend करेंगे by a legal authority resulting in deprivation of his liberty. You will put him behind the lockup. आप वो जेल में एक पर्सन बंद होगा तो of course उसकी liberty deprive हो जाएगी. The court contemplates two types of arrest. अब CrPC में हम दो types of arrest के बारे में बात करते हैं. Arrest made in pursuance of a warrant issued by a magistrate. अगर अब 204 के अंडर या एक मैजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करता है फॉर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, तो आप उस पर्सन को तब अरेस्ट कर सकते हो. एंड सेकंड, अरेस्ट मेड विदाउट सच अ वारंट बट मेड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजंस परमिटिंग सच अरेस्ट. अब नेसेसरी नहीं है कि आप मैजिस्ट्रेट से वारंट लें, लेकिन द सेम अरेस्ट हैज़ to be allowed by the law. उन्हीं situations में जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं या कोई ऐसा प्राइवेट पर्सन भी है जो अरेस्ट कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जिसने कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है. Now what is a warrant of arrest? अब हम बहुत बोला हमने कि warrant of arrest कभी इशू हो सकता है कभी नहीं हो सकता, बट ये warrant of arrest basically है क्या? A warrant of arrest is a written order. ये एक written order होता है which is issued and signed by a magistrate and addressed to a police officer or some other person specially named and commanding him to arrest the body of the person named in it. ये एक written order होता है which is issued and signed by a magistrate, और ये address किसको किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को, और किसी स्पेसिफिक अक्यूज्ड का नाम उसमें ऑलरेडी दिया गया होता है कि इस पर्सन को आप अरेस्ट कीजिए and present the body of the person. Now the question arises, can a person be arrested without warrant? Absolutely yes, a person can be arrested without warrant. In cases of arrest without warrant, the decision is to make arrest is not made by the magistrate or the court, but the arrest is made by police officer or a private person. अब जिन situations में एक arrest किया जाएगा किसी पर्सन का विदाउट अ वारंट, वो अरेस्ट आइदर बाय द पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन किया जाएगा, एंड दैट अरेस्ट इज नॉट जनरली डन बाय अ मैजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट. The arrest of person is necessary not only for the purpose of securing the attendance of the accused at the time of trial, but it may become necessary as a preventive or precautionary measure in respect of
person intending to commit a cognizable offense or a habitual offender or an ex-convict or a person found under suspicious circumstances. अब ये ज़रूरी हमेशा नहीं है कि आप अरेस्ट विदाउट अ वारंट उन सिचुएशंस में करें जहाँ पे किसी पर्सन की आपको अटेंडेंस की ज़रूरत है कि ये कोर्ट में कॉन्स्टेंटली आए। एब्सोल्युटली नॉट। कभी कभी हम अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन सिचुएशंस में भी करते हैं जहाँ पे कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, वो एक एक्स कॉन्विक्ट होगा और अ पर्सन इज फाउंड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, या ही इज अ पर्सन जो इंटेंड कर रहा है, जो आपको पता है कि ये शायद ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है। उन सिचुएशंस में भी यू कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। अब फॉर्म ऑन एंड कंटेंट्स ऑफ अरेस्ट वारंट कहाँ पे दिए गए हैं? सेक्शन 70 to 30, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, of the criminal procedure code gives the details with regard to the contents of the arrest warrant. अब हम जब हम सेक्शन 70 to 30 पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अरेस्ट वारंट में कौन से कंटेंट्स, क्या फॉर्म, कैसे दिया गया है हमारे CrPC में. We will specifically go through that in while we will be going through section 70 to 30. 70 to 73. Warrants can either be bailable warrants या नॉन bailable warrants. अब अगर फॉर एग्जांपल कोई समन्स केस है और वह हमारे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने है, तो आपने कोर्ट ने पहले समन्स इशू की, बोला इस पर्सन को कि आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जैसे 138 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हमारे पास एक लेजिस्लेशन है विच डील्स विद चेक बाउंस केसेस. ठीक है, अब जो ये चेक बाउंस केसेस होती हैं कि जनरली क्रिमिनल नेचर की होती है, इट्स अ क्रिमिनल कंप्लेंट. अब हमने मेरे पास मेरा क्लाइंट आया, एक्स क्लाइंट आया, मैंने उसके बिहाफ पे एक कंप्लेन कर दी 138 NI एक्ट के अंडर, और मैंने बोला कि इस बंदे ने मुझे ये वगैरह चेक दिया था, फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट विड्रॉ द अमाउंट एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो उस चेक में स्टेटेड था. ऑल राइट, अब क्या होगा, जो कोर्ट है वो फर्स्ट इंस्टेंस में समन्स इशू करेगी और वो इस पर्सन को बोलेगी कि आपके खिलाफ पर्टिकुलर पर्सन ने कंप्लेन की है, आप कोर्ट के सामने आइए. एंड वो इफ़ दैट पर्सन कम्स, वो भी अपने एक लॉयर साहब को एंगेज करेंगे, विल फाइल अ पावर ऑफ अटॉर्नी और अ वकालतनामा, एंड देन दैट्स हाउ द केस विल प्रोसीड. अब फॉर एग्जांपल समन्स इशू हो चुकी हैं लेकिन वो पर्सन नहीं आया कोर्ट, तो कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करेगी, दे विल इशू अ बेलेबल वारंट. बेलेबल वारंट के बाद एक डायरेक्शन भी जाती है. अब अगेन इवन आफ्टर द issuance of the bailable warrants, अगर अब again a person does not show up before the honorable court, what the court will do is they will issue non-bailable warrants. ठीक है, अब अगर again the person does not show up, what will the court do? एक specific direction जाएगी the SHO उस पर्टिकुलर एरिया के, कि ये बंदा जो है आप इसको हमें पकड़ के लाइए बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट शोइंग अप बिफोर द कोर्ट. सो मैंने आपको एक इंस्टेंस बोला जहाँ पे बेलेबल वारंट्स भी इशू होते हैं एंड नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू होते हैं. अब किन सिचुएशंस में बेलेबल वारंट्स या नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. Bailable warrants are those warrants where the warrant of arrest includes a direction that if a person arrested under the warrant executes a bond and gives security for his attendance in the court, he shall be released. मतलब bailable warrants में आप उनको instantly arrest नहीं करते. आप किसी बंदे को पता चला कि मेरे खिलाफ bailable warrant issue हुई है, वो पर्सन क्या करेगा, वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा और वो सिक्योरिटी देगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और बोलेगा हाँ जी भाई मैं कोर्ट में प्रेजेंट होगा, तो वो जो बेलेबल वारंट है दैट विल बी कैंसल्ड. फॉर्म नंबर 2 गिव्स द फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट. जो फॉर्म नंबर 2 है वो वारंट ऑफ अरेस्ट हमें देता है. और जब आप अपनी बैराक देखेंगे वंस आफ्टर द सेक्शंस हैव एंडेड, उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फॉर्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल समन का अलग से दिया गया है, वारंट ऑफ अरेस्ट का अलग से दिया गया है, डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं. प्लीज़ वंस यू आर डन विद दिस लेक्चर प्लीज़ गो थ्रू योर बैराक और आप देखोगे कि बहुत सारे फॉर्म्स हमारे CrPC में ऑलरेडी दिए गए हैं. Now we are actually moving on to section that is a very 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 important section, and that section is when police may arrest without a warrant. अब ये specifically section 41 जो है वो पुलिस से डील करता है कि पुलिस किन situations में अरेस्ट करेगी विदाउट अ वारंट. सेक्शन 43 जो है
वो डील करता है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन. 41 डील्स विद द पुलिस, 43 डील्स विद अ प्राइवेट पर्सन का जो अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन. एंड सेक्शन 44 जो है इट डील्स विद अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट. तो ये 3 टाइप्स के अरेस्ट हमारे सेक्शन 41, 43, 44. 41 के बाद 42 है, 42 में नहीं, 43 एंड 44. लेकिन 41 टू 42 के बीच में हमारे पास 41 A B C D है. स्किपिंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ स्केच कि आप कैसे याद रख सकते हैं. ठीक है. Some circumstances require a person to be arrested without warrant if such person is reasonably suspected to have committed a serious cognizable offense. कोई पर्सन होगा, उसने एक सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तब मैंडेटरी हो जाता है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करें विदाउट अ वारंट. इट इज़ नेसेसरी एज अ प्रिवेंटिव मेजर ऑल्सो. कभी कभी एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी पुलिस जो है विदाउट अ वारंट अरेस्ट करती है. For the forestalling of impending crimes or for enabling the police to discharge their duties effectively. Arrests without warrant can be made by police officers or even by private persons in emergencies. A private person क्यों करेगा arrest? मतलब it makes no sense कि आप law and order authority की authority किसी private person को दे. अब आप एक situation imagine कीजिए कि कोई person है, उसके सामने कोई cognizable offense हो रहा है. ठीक है. You are actually seeing that someone is committing a murder of someone. तो उस situation में आपको पता है कि you have witnessed a cognizable offense, एक ऐसा offense जो एक बहुत grave और serious nature का है. उस situation में जो police है, the law of the country is such that in a situation where you know that a serious cognizable offense is taking place, even a private person can arrest a particular accused person. Police have wide variety of powers of making arrests without warrant in respect of cognizable offences. What is a reasonable complaint or suspicion of what is credible information must depend upon the facts and circumstances of each case. अब कौन सा सिचुएशन में अरेस्ट किया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट किया जाएगा, रीजनेबल कंप्लेंट या सस्पिशन क्या है, ये सारा विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. Before we go through this slide, since the section 41 is a very very long section, so I thought of not copy pasting the entire thing in the PPT. But जो भी आप यहाँ पे आए हैं अपनी ये वीडियो देखने के लिए, and as I always say, and I'm sure आप अपनी बैरक्स लेके आए हैं, because बैरक्स are the Bible for any law student. And we'll be reading through the section together, and मैं आपको कुछ specific words बोलूँगी underline करने के लिए while we are going through section 41, and I hope आप अपना पेन और अपनी पैराक लेके ये words underline करेंगे. Now as I said, जो section 41 है, it deals with the arrest by a police. 41 when police में arrest without a warrant, और section 41 में हम उन arrest की बात करते हैं जहाँ पे the warrants have not been issued. अब कोई ऑफेंस जो कोई पर्सन कमिट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर या कोई, लेकिन ये जो ऑफेंस होना चाहिए इट शुड बी कॉग्निजेबल इन नेचर. what should it be? It should be cognizable in nature. तो आप ये तीन वर्ड्स रादर अंडरलाइन कीजिए, एक इन प्रेजेंस ऑफ, cognizable और police officer. पहला ये. Second, against whom a reasonable complaint. एक reasonable complaint है या credible information है या reasonable suspicion है that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied. अब कौन सी conditions दी गई? Number 1, the police has a reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. जहाँ पे credible information, a reasonable complaint
और रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है which is a cognizable offense, hence punishable for a term which may be less than 7 years और which may extend to 7 years. लेकिन ये conditions fulfilled होनी चाहिए. Number 1, पुलिस ऑफिसर जो है उनको भी reasonable suspicion होना चाहिए on the basis of the complaint that he has received, information that he has received, or the suspicion that he has that the person has committed the said offense. The police officer is satisfied that such arrest is necessary. क्यों arrest है necessary? Because जो ये person है he is the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense for the proper investigation of the offense. Number 1, for prevent such person from committing, please write these down or underline them in your barrack, any further offense. Number 1. Number 2, proper investigation. Number 3, to prevent such person from causing evidence of offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. मतलब simple में tampering of evidence. कभी कभी बेल भी ग्रांट नहीं होती इस सिचुएशन में जहाँ पे रीजनेबल सस्पिशन कोर्ट को हो कि ये जो बंदा है ये टैम्पर करेगा एविडेंस, और बेल बॉन्ड जब आप एग्जीक्यूट करते हो और आप जब आपको बेल दी जाती है तो ये कंडीशंस हमेशा सेट की जाती हैं दैट यू वोंट टैम्पर विद द एविडेंस. जब आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बुलाएंगी यू विल बी देयर, आप किसी विटनेस को इंड्यूस या थ्रेट नहीं करोगे. दीज आर ऑलवेज कंडीशंस दैट आर इवन पुट फॉर जब किसी अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट की जाती है. To prevent such person from making inducement, threat or promise, inducement, threat या promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or the police officer. E, or unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. अब जो ये पर्सन है इसका थ्रेट होगा कि या तो इंड्यूस करेगा या थ्रेट करेगा या ऐसा प्रॉमिस करेगा किसी पर्सन को कि भाई गवाही मेरे खिलाफ नहीं देना, या जिसको फैक्ट्स पता है केस के बारे में एंड दैट ही नोज कि ये बंदा जो है ही इज़ गोइंग टू टैम्पर विद द इंटायर इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड एंड लास्टली कि जो ये पर्सन है इसकी प्रेजेंस आप मार्क नहीं करवा सकते हो कोर्ट में जब तक आप इसको अरेस्ट ना करो. इन सारी सिचुएशंस में जो कोर्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है उसको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट अ वारंट. And the police officer shall record while making such arrests his reasons in recording. और जो पुलिस ऑफिसर है अपने रीजंस भी स्टेट करेगा कि मैं इस पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ. Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. अब फॉर एग्जाम्पल ये सारे सर्कमस्टांसेस किसी सिचुएशन में हो गए, आपको पता है कि ये पर्सन इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, ये जो पर्सन है इंड्यूस या थ्रेटन करेगा किसी पर्सन को हु नोज द फैक्ट्स ऑफ द केस, विटनेस एविडेंस टैम्परिंग करेगा. अगर अब किसी पुलिस ऑफिसर ने इन सिचुएशंस में अरेस्ट नहीं किया है किसी पर्सन का, then that police officer has also in these situations to give in writing कि why he has not made a particular arrest. Then in subsection A के हमारे जो clauses दिए गए हैं BA, against whom the credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has a reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. कि कोई पर्सन जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इनका अरेस्ट मैंडेटरी है तो पुलिस ऑफिसर उनका अरेस्ट करेगी. या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा. देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना आप अपनी बैरक में अंडरलाइन कीजिए. जो हमारे पास क्लॉज सी दिया गया है उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद स्टोलन प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कीजिए,
ई में हमारे दिया गया है। अब अटेम्प्ट्स टू एस्केप लॉफुल कस्टडी, ये अंडरलाइन कीजिए। एफ में आप अंडरलाइन कीजिए डिजर्टर और आर्म्ड फोर्सेस को अंडरलाइन कीजिए। जी को प्लेस आउट ऑफ इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया, बी अंडरलाइन कीजिए। देन एच में आप अंडरलाइन कीजिए रूल को आप अंडरलाइन कीजिए और 356 को अंडरलाइन कीजिए। ब्रीच रूल और 356 को अंडरलाइन कीजिए और आई में requisition को अंडरलाइन कीजिए। बेसिकली जब आप अपनी बैराक्ट विल गो थ्रू दीज जो हमारे क्लॉजेस दिए गए हैं और सब क्लॉजेस दिए गए हैं, द रीज़न मैंने आपको क्यों बोला ये अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी बैराक्ट खोलेंगे फॉर रिविजन पर्पज, जब आप ये वर्ड्स देखेंगे आपको इमीडिएटली माइंड में स्ट्राइक होगा कि ओ दिस इज व्हाट दिस एंटायर क्लॉज इज अबाउट। सो दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। और जब आप एग्जाम में देखेंगे ओ स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ प्रोक्लेम्ड मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब इस पर्सन ने ज़रूरी कोई चोरी का काम किया है, उसे कोई प्रॉपर्टी स्टोलन मिली है, या वो लॉफुल कस्टडी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, या ही इज अ डिजर्टर वगैरह वगैरह। जब आप ये देखेंगे देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज, रिकैप्चुलेट एंड रिवाइज वंस यू आर गोइंग थ्रू योर बैराक्ट अगेन। जब हम क्लॉज सी की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा who has been declared so under this code, yeah, by the order of the state government. Then D says that who any person जिसके पास possession होगा stolen property का, या reasonable suspicion है कि इस बंदे ने कोई ऐसा काम किया है which involves a stolen property. Then E talks about, what does E talk about? E talks about who obstructs the police officer while in execution of his duty, or who has escaped or attempts to escape from lawful custody. Then F, कोई भी armed forces का ऐसा person who is a deserter of the armed forces of the union, that person as well. G, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists. ये words बार बार repeat हो रहे हैं। CIS, cis और trans हम पढ़ते हैं ना हमारी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, आई डोंट इवन रिमेंबर कि हम बायोलॉजी में cis और trans पढ़ते थे या केमिस्ट्री में। बेसिकली साइंस में हम cis और trans हमेशा पढ़ते थे, तो आप वो वाला cis यहाँ पे याद रख सकते हैं। Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at a place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence, or for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. कोई ऐसा person जिसके खिलाफ cis है, credible information है, आपको credible information है, reasonable suspicion है या reasonable complaint है, तो उन situation में जो ये person होगा कि इसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया, जो अगर इसने इंडिया में किया होता वो पनिशेबल होता इन इंडिया, तो उस पर्सन को भी आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट अ वारंट। अगर अब 356 में कोई पर्सन रिलीज हुआ है उसकी सब सेक्शन 5 में और उसने किसी भी ऐसी कंडीशन का ब्रीच किया है या रूल का ऐसा ब्रीच किया है, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड एज वेल। कौन से रूल्स जो कोर्ट ने उस पर सेट किए हैं। एंड आई for whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. अब जिस पर्सन के अरेस्ट के लिए एक requisition गई है, चाहे वो written हो या oral हो, and has been received by any other police officer, और किसी और पुलिस ऑफिसर ने ये requisition रिसीव किया which can either be written or oral, और जो ये requisition है ये स्पेसिफाई करेगी द रीज़न कि भाई वाई दिस पर्सन इज नीडेड, या इस पर्सन का अरेस्ट क्यों ज़रूरी है।
तो इस पर्सन को विदाउट अ वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. Then subsection 2 states about subject to the provisions of section 42, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. अब किसी पर्सन ने अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या जिसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट है या रीजनेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, देन और कोई अगेन अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट फॉर दिस पर्सन कि इसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, shall be arrested except under a warrant or the order of the magistrate. इतना ही बोला गया है हमारे सेक्शन 41 में, जो कि एक बहुत ही लेंथी सा सेक्शन है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज वेल. Now moving on to section 41A. 41 अब यहाँ से हमारे बिल्कुल भी easy sections, मतलब not unimportant but easy sections हमारे start होते हैं. Section 41 deals with the notice of appearance before a police officer. The police officer shall, in cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such a place, other place as been specified in the notice. मतलब ये basically एक notice की बात कर रहा है कि किसी person के against अगर कोई reasonable suspicion है, पुलिस उस बंदे को बुलाएगी और बोलेगी कि बताओ जी भैया आपके खिलाफ ये है, और उसकी presence वो कोर्ट है वो demand कर सकता है. Where such notice is issued to any person, it shall be the duty of the person to comply with the terms of the notice. अब ये duty है, it's a mandatory for the person to abide by the terms and conditions या जो notice में दिया गया है, to comply by that notice. Subsection 3 talks about where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested. अब किसी पर्सन ने अगर कंप्लाई किया उस नोटिस में जो उसके खिलाफ इशू हुई है, उसके लिए इशू हुई है, तो पुलिस उसको उस सिचुएशन में अरेस्ट नहीं करेगी of the offence referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. लेकिन अब अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस बंदे का अरेस्ट होना करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पुलिस वो भी कर सकती है. Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to the orders as have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. Then moving on to section 41B, procedure of arrest and duties of the officer making arrest. Every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible, clear identification of his name, which will facilitate easy identification. B, prepare. अब देखिए आप वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन. बी, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट आप अंडरलाइन कीजिए. 1, विटनेस आप अंडरलाइन कीजिए, जो मेंबर ऑफ फैमिली होगा या रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड. Inform the person arrested unless that he has right to have relative or friend named by him for his arrest. आप पहले अपनी बैराक में इतना अंडरलाइन कीजिए and now we'll go on with the explanation. जो पुलिस ऑफिसर है, whoever is making an arrest, it is important, ये उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई accurate, visible, clear identification mark उसके नाम का हो, जिससे पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है उसको पता चले कि ये पर्सन कौन है. बहुत बार आप नहीं देखते मूवीज़ में, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ में, कि द मोमेंट दे आर मेकिंग एन अरेस्ट or they're knocking at your door and they take out their badges and they'll show them to the person who जिसके घर वो आए हैं, and they'll be like FBI or whatever the authorities. और I'm sure आप ऐसा इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं. द पॉइंट बीइंग कि एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है एक पुलिस ऑफिसर का,
before he makes an arrest. और वो memorandum of arrest भी prepare करेगा which shall be attested by at least one witness. अब जो ये memorandum of arrest क्या होगा, ये attest किया जाएगा by one witness जो member होगा of the family of the person or a respectable member of the locality where arrest is made, countersigned by the person arrested और accused का sign भी उस पे होगा. नंबर सी, ये भी ड्यूटी में दिया गया है and the duty that is stated is that the police officer will inform the person arrested unless the memorandum is arrested by the member of the family that he has the right to have a relative or a friend named by him to be informed the grounds of his arrest. बेसिकली अगर आप किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है किसी पर्सन को, उसकी फैमिली को मेंबर से सिग्नेचर भी लिया है, उस सिचुएशन में नहीं, बट जहाँ पे फॉर एग्जांपल सड़क से किसी को अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस स्टेशन में वो बंदे को बोल दे कि जिसको अरेस्ट किया है कि भाई यू हैव अ राइट कि आप अपने फ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो कि आप यहाँ पे अंडर अरेस्ट हो. देन सेक्शन 41C, not a very important section but we'll still go through it. जो स्टेट गवर्नमेंट है shall establish police control room हर किसी डिस्ट्रिक्ट में और हर किसी स्टेट लेवल में. प्लीज अंडरलाइन these words, district and state level. The state government shall cause to be displayed on the notice board kept outside the control room at every district with the names and addresses of persons arrested and the name and the designation of the police officer who have made the arrest. The control room at the police headquarters at state level shall collect from time to time details about the persons arrested, nature of the offence with which they are charged, and maintain a database for the information of the general public. Not an important section, बहुत basic सा है. बेसिकली ये बोला गया हर पुलिस स्टेशन में एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें जो पर्सन अरेस्टेड है उसका नाम वगैरह सब लिखा जाएगा, किस पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है, किस पुलिस ऑफिसर ने, किस रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है, वो भी दिया जाएगा. और जो ये पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट लेवल की जो है सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहेंगे और एक डेटाबेस एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे फॉर जनरल पब्लिक कि कौन बंदा कहाँ पे क्या लॉज्ड है. 41D talks about arrest of persons. A right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. During interrogation, जो arrested person है, he can meet an advocate, but not throughout the investigation. Not throughout the investigation, but he has a right to meet his advocate, an advocate that he wants to be represented, that he wants him to represent. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during the interrogation, though not throughout the investigation. Then section 42, arrest on a refusal to give name and address. अब 41 में हमने situations पढ़ा था कि किन situations में arrest without a warrant किया जाएगा. 42 is again a continuation of that of some circumstances कि किन situations में arrest किया जाएगा. And 42 में जहाँ पे कोई बंदा आपको नेम या रेजिडेंस अपना नहीं बता रहा है किसी पुलिस ऑफिसर को, then in such a situation you can again arrest the person immediately. When any person who in presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such a police officer or an officer to give his name या residence or gives a name or false, जो पुलिस ऑफिसर को पता है कि भाई झूठ ही बोल रहा है मुझे, he may be arrested. पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है सर्टेन करने के लिए, पता करने के लिए क्या क्या उसका नाम या रेजिडेंस. When the true name and the residence of such person have been ascertained, he shall be released on executing a bond with or without sureties to appear before the magistrate if so required. अगर अब पता चल गई इस बंदे का नाम राम की जगह श्याम है तो जो पुलिस है वो उसको इमीडिएटली रिलीज करेगी ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड. बोलेगी कि जब तुम्हें मैजिस्ट्रेट के सामने इफ दैट कंडीशन अराइजेस, अगर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने आने की ज़रूरत है तो भाई तुम आ जाना. Provided that such person is not resident in India, the bond shall be secured by surety or sureties resident in India. कोई बंदा है फॉरेनर है इंडिया में आया है तो उस बंदे का जो when you release him, when that person executes a bond, ये necessary है कि वो with sureties हो who are residents in India.
Should the true name and the residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of the arrest, or should he fail to execute a bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. किसी बंदे का नाम नहीं पता चल पाया अब, या कोई बंदा श्योरिटीज़ नहीं दे पाया अब, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के पास लिए जाएगा विदिन 24 आवर्स, और उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिसडिक्शन होगी उस पर्टिकुलर एरिया की. Now, Section 43 deals with arrest by private person and procedure on such arrest. अब कोई private person भी arrest कर सकता है. मैंने आपको इससे पहले भी बोला, where a private person is witnessing a cognizable offense, उस situation में that person can arrest a particular person. लेकिन once the private person arrests a particular person, तो उसको immediately या तो उसको nearest police station के immediately उसको nearest police station में लेके जाना है उस accused person को. May arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable cognizable offense. लेकिन कौन सा, please underline these, non-bailable cognizable offense, in his presence non-bailable cognizable offense, or any proclaimed offender take such a person or cause him to take in custody to the nearest possible police station. तो जो प्राइवेट पर्सन होगा वो अरेस्ट करेगा जहाँ पे नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, वो कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है और आपको पता है कि ये भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके इश्तिहार सब जगह छपे हैं, वो नहीं देखते हो आप कई अपनी लोकेलिटीज़ में. कभी कभी देर आर पिक्चर्स ऑफ वेरियस पर्सनस और उनके यहाँ पे देर इज़ अ बाउंटी ऑल्सो. तो उन सिचुएशन में येस अ प्राइवेट पर्सन कैन मेक एन अरेस्ट, लेकिन उस पर्सन को उसको नियरेस्ट पॉसिबल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली लेके जाना है. इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, द पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम. तो उसको पुलिस क्या करेगी, री अरेस्ट. सेक्शन 41 की कंडीशंस में अगर वो आता है, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on demand of the police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such police officer has a reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. ठीक है. Then moving on to section 44, arrest by a magistrate when any offence is committed in presence of magistrate, चाहे वो executive हो या judicial हो, within his local jurisdiction. magistrate के सामने, executive judicial magistrate के सामने कोई offence हो रहा है उनके सामने, वो arrest कर सकते हैं खुद से, or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody. Any magistrate, whether executive or judicial, may at the time of the arrest or direct the arrest in presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time, and in circumstances issue a warrant. Protection of members of armed forces from arrest, notwithstanding anything contained in sections 41 to 44, both inclusive. No members of the armed forces of the Union of India shall be arrested for anything done or purported to be done by him in discharge of his official duties, except after obtaining the consent of the central government. Central government, underline this, consent of central government. आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ इफ़ दे हैव डन समथिंग जो इस कोड में या हमारे लॉज में स्पेसिफिकली बोला गया कि भाई मत करो, लेकिन वो तो भी कर रहे हैं और आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. The state government may by notification direct that provisions of subsection 1 shall apply to such cases or category of the member of force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provision of the subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted. इस सेक्शन में आपको सिर्फ समझने की जो ज़रूरत थी वो था सबसेक्शन 1. बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अ लिटिल इम्पोर्टेंट. देन सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेड. अरेस्ट कैसे किया जाएगा किसी पर्सन का. अब आपने अरेस्ट कर लिया, बट हाउ विल यू मेक दैट अरेस्ट.
In making an arrest by the police officer or other person making the same, shall actually, wait, I'll tell you the words to underline: touch, confine the body of the person to be arrested unless there is a submission to custody by word or action. By word or action, ये सब आप underline कीजिए. Provided that where a woman is arrested, unless the circumstances indicate to contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is female, the police officer shall not touch the person of a woman making the arrest. आप women को touch ऐसे नहीं कर सकते, और वो भी in fact आप स्पेसिफिकली अननेसेसरी रिस्ट्रेंट यूज़ नहीं कर सकते इवन फॉर अ मैन. और जहाँ पे ओरल सबमिशन दिया गया है बाय अ वर्ड और एक्शन, और आपको पता है कि ये सबमिट कर रहे हैं, अगेन इन दैट सिचुएशन अरेस्ट unnecessary touching is not permitted. Then if such person forcibly resists the endeavor to arrest or attempts to evade the arrest, such person or other person may use all means necessary to effect the arrest. अब वो लग रहा है आपको कि रेजिस्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में यू आर अलाउड टू use whatever, basically whatever restraint or force that is necessary. Nothing in this section gives the right to cause the death of the person. Death आप किसी भी circumstances में नहीं कर सकते हो किसी person की who's an accused, who's not accused of an offense punishable with death or imprisonment or life. अब इसमें भी दो situations क्या हैं कि अगर कोई person है who is accused of an offense that is punishable with death or life imprisonment, अगर आपने आप गलती से उसकी death कर दी, वो resist कर रहा था बहुत force, तो basically there are two exceptions given that can be permitted. Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset or before sunrise, or where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, कौन करेगा? Woman police officer. क्या करेगा? Written report, obtain the permission, prior permission of the judicial magistrate JMFC within the local jurisdiction of the offence is committed, or the arrest is to be made. ये वर्ड्स आप अंडरलाइन कीजिए. बेसिकली बोला ये गया है कि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगी, otherwise the arrest of a woman is not allowed before सनराइज से पहले और सनसेट के बाद आप किसी भी वुमन का अरेस्ट नहीं कर सकते हो. दैट इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर व्हेन देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. उनमें आपको एक रिटन रिपोर्ट लिखनी है एंड द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज टू बी टेकन. Then we have section 47. Section 47, search of a place entered by person sought to be arrested, pursuit of offenders into other jurisdictions, and then we have four more sections before we complete today's lecture. Section 47 deals with the search of place entered by persons sought to be arrested. If any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe, क्या है उसके पास? Reason to believe that a person to be arrested has entered into or within any place or any person residing in or being in charge of such a place, or on demand of such person acting as aforesaid, or such police officer allow him free ingress thereto and afford all the reasonable facilities for search therein. Subsection 2, if ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open the outer or the inner, क्या क्या कर सकता है? Break open an outer and inner door or window of the house or place, whether that of the person to be arrested or of any person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. पहले हम पूरा section complete करते हैं, then I'll explain the section to you. Provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female
not being the persons to be arrested who according to the custom, for example parda nashi वगैरह, does not appear in public. Such person or police officer shall before entering such apartment give notice to female that she is at liberty to withdraw and shall afford her reasonable facility for withdrawing and then break open the apartment and enter it. Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open an outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself at any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein. Basically ये जो हमारे सेक्शन 47 है, ये किस बारे में बात कर रहा है? किसी ऐसी प्लेस में एंटर होने के लिए पुलिस ऑफिसर जहाँ पे उनको पता है कि कोई पर्सन है हु नीड्स टू बी अरेस्टेड, वो कैसे अंदर जाएंगे, और ये सेक्शन उसी बारे में बात करता है. हाउ विल दे एग्जैक्टली कंडक्ट द सर्च ऑफ दैट प्लेस. अब किसी पुलिस ऑफिसर के पास वारंट ऑफ अरेस्ट है. ये जो पुलिस ऑफिसर है उसको पता है कि ये जो बंदा है विद इन अ स्पेसिफिक प्लेस, किसी बिल्डिंग वगैरह, किसी अपार्टमेंट वगैरह में है. तो ये बंदा क्या करेगा, ये फ्री. अब फॉर एग्जांपल वो प्लेस या हाउस मुझसे इनहैबिटेड है, मैं उधर रह रही हूँ और पुलिस को अप्रहेंशन है कि XYZ पर्सन मेरे अपार्टमेंट या मेरी जगह पे है. तो मैं, इट इज़ मैंडेटरी अपॉन मी कि मैं पुलिस को फ्री इनग्रेस दूँ, मैं पुलिस को फ्री एंट्री और एंट्रेंस दूँ और उनको मैं अंदर आने दूँ. अगर अब पुलिस को लगता है कि भाई इस अपार्टमेंट में कोई बंदा है, लेकिन मुझे पता है, पुलिस को पता है कि विदाउट ब्रेकिंग इन वो तो इस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, देन येस द पुलिस कैन डू सो. और उनको अथॉरिटी ये भी दी गई है दैट टू इफेक्ट एन एंट्रेंस, अंदर जाने के लिए वो खिड़की वगैरह भी तोड़ सकते हैं, दरवाज़ा भी तोड़ सकते हैं. अगर अब ये हाउस, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्दा नशी वुमन हूँ और पुलिस को अप्रहेंशन है कि मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है विच हु इज़ रिक्वायर्ड बाय द पुलिस और जिसके खिलाफ हमारे पास एक वारंट है, तो पुलिस पहले मुझे एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगी, बोलेगी कि यू कैन विड्रॉ, और मुझे रीज़नेबल फैसिलिटी भी देगी विड्रॉ करने के लिए या बाहर निकलने के लिए. ठीक है. और और सब सेक्शन 3 हमें बोल रहा है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग. अब फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अंदर तो चले गए लेकिन अब वो वहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस. इन दोज सिचुएशंस ऑल्सो दे आर अलाउड टू ब्रेक द विंडोज, या खिड़की दरवाजे वो तोड़ सकते हैं फॉर लिविंग और एग्जिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस. Section 48 deals with pursuit of offenders into other jurisdiction. कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग अ पर्सन whom is authorized to arrest pursue such person into any place in India. कभी कभी तो ऐसे बहुत बार होते हैं कि जो यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे क्राइम हुआ उसको जी जगह पे अरेस्ट करते हैं, एंड दैट कैन बी इवन विद आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो जहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ था. Section 49, the person arrested shall not be subjected to more restraint than necessary to prevent his escape. I don't think this needs any explanation. Section 50, person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. ये बहुत important section है. रिसेंटली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंडेक्स पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया था कि किन सिचुएशंस में जो पर्सन अरेस्टेड है वो उसको ग्राउंड्स ऑफ बेल बताए जाएंगे और द राइट टू बेल बताया जाएगा और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे. सो दिस इज सेक्शन 50. एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds of arrest. डिस्क्लोज किए जाएंगे अक्यूज के सामने कि भाई यू हैव बीन अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन, ये ऑफेंस तुम्हारे अगेंस्ट alleged है. When a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये ऑफेंस alleged है और तुम्हें ये भी यू हैव द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. सेक्शन 50 आज का लास्ट सेक्शन होगा.
which deals with the obligation of person making arrest to inform about the arrest, etc., to a nominated person. Every police officer or the officer making an arrest under this code shall forthwith give information regarding the arrest and place where the arrest person is entitled. Where the arrest person is being held at any friends, relatives, or any other persons as may be disclosed and nominated by the arrest person. या तो वो friend, relative, कोई ऐसा person जो accused person nominate करेगा कि इस बंदे को बताओ कि मैं यहाँ पे locked up हूँ, मैं arrested हूँ. The police officer shall inform the arrest person of his rights under subsection 1 as soon as he is brought to the police station. An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in the book to be kept in the police station in such form as may be prescribed by the state government. जो state government book dictate करेगी उसमें ये लिखा जाएगा कि इस बंदा जो ये accused person है इसने किस बंदे को nominate किया था to tell him about the fact that he has been arrested. It shall be the duty of the magistrate before whom such person is produced to satisfy himself that the requirements of subsection 2 and 3 have been complied with such arrested person. तो जब इसको बंदे को magistrate के सामने लाएंगे तो ये magistrate compulsorily देखेंगे कि whether the requirements under subsection 2 and subsection 3 have been complied with or not. My dear students and my dear friends जो भी यहाँ आए हैं, thank you so much for tuning in. I hope आपको आज का lecture पसंद आया होगा. कोई भी doubt, कोई भी query, please drop them in the comment box. Please like and subscribe to my channel and like this video. Please like this video and ये video को share कीजिए अपने friends के साथ. Hopefully see you tomorrow with the rest of the sections and bye bye.